Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले टर्न पर हमने देखा था कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में, भारतीय प्रत्यक्ष कर ढांचे में क्या कमियां हैं या शॉर्टकमिंग्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये हमने देखा था। आज हम इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू रिमूव शॉर्टकमिंग्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, या प्रत्यक्ष करों के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं या उसमें हम किस प्रकार से और सुधार कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर ढांचे में सुधार के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर आयोग और समितियों का गठन किया जाता रहा है और आयोग और समितियों ने समय समय पर अनेक सुझाव भी सरकार को दिए हैं और इन समिति और आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों में से काफ़ी कुछ को सरकार द्वारा स्वीकार भी किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद करदाताओं को और प्रशासनिक ढांचे में कोई अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। न तो करदाताओं को कोई अपेक्षित राहत मिली है और न ही प्रशासनिक ढांचे में अपेक्षित सुधार हुआ। तो इस संबंध में कुछ और सजेशंस या सुधार या सुझाव यहाँ पर हैं जिनको अगर लागू किया जाए या जिनको अपनाया जाए तो प्रत्यक्ष कर ढांचों में और सुधार संभव है। इसमें पहला है न्यूनतम कर सीमा को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देश में मुद्रा प्रसार की दर बढ़ रही है और साथ ही महंगाई भी दिनों दिन बढ़ रही है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष करों की जो न्यूनतम कर सीमा है उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। वास्तव में जो प्रत्यक्ष कर के संबंध में एक धनकर या वेल्थ टैक्स था, इसके संबंध में तो सरकार ने फिर भी इस सुझाव पर काफ़ी कुछ अमल किया और जो 1992-3 असेसमेंट ईयर में वेल्थ टैक्स के लिए जो सीमा 2.5 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके असेसमेंट ईयर 93-94 में उसको 15 लाख कर दिया गया था और असेसमेंट ईयर 2010-11 में उसको 30 लाख रुपए न्यूनतम कर दिया गया था वेल्थ टैक्स के संबंध में, और बाद में असेसमेंट ईयर 16-17 से धनकर को समाप्त ही कर दिया गया। इसी प्रकार आयकर की जो न्यूनतम कर योग्य सीमा पहले कभी 1,60,000 रुपये हुआ करती थी, उसको असेसमेंट ईयर 2012-13 में 1,80,000 कर दिया गया और असेसमेंट ईयर 13-14 से 2 लाख रुपये कर दिया गया तथा असेसमेंट ईयर 2015-16 से उसको 2.5 लाख रुपये कर दिया। इसके बाद न्यूनतम कर सीमा आज तक 2.5 लाख ही बनी हुई है, इसमें कोई सुधार नहीं किया गया, जबकि इन पिछले 5 सालों में मुद्रास्फीति और महंगाई दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। समय समय पर इस सीमा को 5 लाख रुपए तक करने की मांग भी की जाती रही है और समिति आयोग द्वारा सुझाव भी दिए जाते रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से सरकार ने असेसमेंट ईयर 2020-21 से इसको स्वीकार किया और 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर के भुगतान से मुक्ति प्रदान कर दी। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक सालाना आय वाले को आयकर से मुक्ति दे दी है, लेकिन न्यूनतम कर सीमा जो है वो 5 लाख नहीं की है, वो अभी भी 2.5 लाख है। इसमें इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय असेसमेंट ईयर 20-21 में 5 लाख रुपए या उससे कम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा उसकी आय है तो उसको जो टैक्स है वो 2.5 लाख से ऊपर वाली इनकम पर ही देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक के लिए अलग टैक्स स्लैब है, टैक्स ब्रैकेट है, 5 लाख से 10 लाख के लिए अलग टैक्स ब्रैकेट है, 10 लाख से 15 लाख के लिए अलग टैक्स ब्रैकेट है, 15 लाख से ऊपर के लिए अलग टैक्स ब्रैकेट। तो यहाँ पर 5 लाख तक आय वाले को टैक्स नहीं देना है, इसके लिए उन्होंने धारा 87A में छूट दे रखी है, लेकिन न्यूनतम कर सीमा अभी भी 2.5 लाख ही की हुई है, जिसको बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है।
तो न्यूनतम कर सीमा में इस तरीके से संशोधन किया जाना चाहिए और उसको बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा इसमें है करों की दरों को भी कम किया जाना चाहिए। हमारे देश में जो प्रत्यक्ष करों की दरें हैं वो अन्य विकसित देशों से अगर हम तुलना करें तो उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इनको कम किया जाने की आवश्यकता है। हालांकि अभी वर्तमान में जो आयकर की अधिकतम सीमा है, अधिकतम कर का ब्रैकेट जो है वो 30% है। इसमें थोड़ा और कमी करके इसको 20-25% तक लाया जाना चाहिए। और अभी जो 30% मैक्सिमम लिमिट दे रखी है उस पर सरचार्ज के नाम से 10-15%, 15%, 25% और ऐड कर रखा है। तो वो अगर उसमें ऐड कर दें तो 30 की जगह 37.5% हो जाती है। और फिर उस पर 4% सेस हम लगा दें तो वो और बढ़ के करीब 37-40% के बीच में चली जाती है। तो इसमें कमी करने की आवश्यकता है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो राजस्व वसूली है उस पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट इसका आएगा, क्योंकि करों की दरों में अगर हम कमी करेंगे तो जो करदाता है उसको कम दर से टैक्स देने में बहुत ज़्यादा असुविधा महसूस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मार महसूस नहीं होगी। तो उसका प्रभाव ये होगा कि वो टैक्स इवेज़न या कर वंचना या जिसको हम कहते हैं कर चोरी, उस प्रवृत्ति की ओर वो अग्रसर नहीं होगा और स्वेच्छा से कर का भुगतान करके मानसिक शांति के साथ जिएगा। लेकिन अगर कर की दरें बहुत ज़्यादा रहेगी तो उसको कर देने में कष्ट होगा और कष्ट होने पर फिर वो कर वंचना की तरफ या कर चोरी की ओर अग्रसर होता है। इसलिए करों की दरों में भी कमी की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कर वंचना को रोकने की प्रभावपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे देश में कर वंचना की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पर अघोषित काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था तक चल रही होती है। कई बार सरकार समय समय पर स्कीम लाती है काले धन की घोषणा के लिए, तो उस पर कुछ परसेंट टैक्स और पेनल्टी दे करके उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। लेकिन सरकार के पास प्रत्यक्ष कर की चोरी रोकने का कोई प्रभावपूर्ण व्यवस्था नहीं है, जबकि इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कर चोरी करने वाले करदाताओं का समय समय पर पता लगाए और उनके विरुद्ध कठोर और उचित कार्रवाई करे, और ऐसी कठोर कार्रवाई करे कि अन्य करदाता भी कर वंचना या कर चोरी करने से डरें, हतोत्साहित हों और समय पर कर का भुगतान करें। नेक्स्ट इसमें है ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार देना। हम जैसा कि जानते हैं हमारे देश में जो राजस्व वसूली के महकमे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके संबंध में एक आम धारणा ये है कि इनमें जो काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो स्वयं भी भ्रष्ट ही होते हैं और कुछ पैसा लेकर के सरकार को राजस्व की हानि का नुकसान करते हैं। तो इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं, हम ये नहीं कहते कि सारा विभाग में ऐसे कर्मचारी होते हैं, लेकिन कुछ मछलियाँ भी सारे तालाब को गंदा करती है। अगर ऐसे कुछ कर्मचारी भी हैं तो पूरे विभाग की बदनामी होती है। तो ऐसे कर्मचारियों की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसे विभागों में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को अपनी जो संपत्ति है इनकी प्रतिवर्ष सार्वजनिक घोषणा आवश्यक रूप से करनी चाहिए और इनका जो है डेटा पूरे पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए, पब्लिक पोर्टल पर वो दिखाई देना चाहिए ताकि हर व्यक्ति जिसके संबंध में चाहे सार्वजनिक संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और उससे ज़्यादा अगर उसके पास संपत्ति पाई जाए तो उस पर आय से अधिक जो है संपत्तियां अर्जित करने के संबंध में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि जो ईमानदार कर्मचारी हैं उन ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होती है, और प्रोत्साहन जो है वो प्रोत्साहन ऐसे कर्मचारियों के द्वारा वसूल की गई राशि का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भी पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन राशि दी जा सकती। तो ऐसे उपाय किए जाने चाहिए, थोड़े डराने वाले भी, थोड़े उनको प्रोत्साहन करने वाले भी, ताकि जो है कर्मचारी ईमानदारी के साथ काम कर सकें। नेक्स्ट इसमें है कर निर्धारण शीघ्र होना चाहिए। कर निर्धारण यानी जो टैक्स असेसमेंट है वो करदाता के द्वारा जो टैक्स रिटर्न जब भर दिया जाता है कर की विवरण
का जब प्रस्तुत कर दी जाती है उसके बाद एक निश्चित टाइम पीरियड में उनका कर निर्धारण फाइनलाइज हो जाना चाहिए। करदाता को इसके संबंध में बहुत महीनों तक इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, न ही बार बार क्वेरी की जानी चाहिए या उसको अपने यहाँ कार्यालय में बुलाना चाहिए। केवल अपरिहार्य स्थितियों में ही करदाता को कोई क्लैरिफिकेशन के लिए कार्यालय में बुलाया जाना चाहिए, अन्यथा उसने जब टैक्स रिटर्न फाइल करी है उसके बाद एक सर्टेन पीरियड के दौरान उसका टैक्स असेसमेंट हो जाना चाहिए। हालांकि इन वर्षों में हमने देखा है कि ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद इस मामले में काफ़ी सुधार हुआ है और अब तुलनात्मक रूप से हम देखें तो पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी जल्दी टैक्स रिटर्न जो है फाइनलाइज हो जाती है। फिर भी कई बार इनमें बहुत अधिक अनावश्यक समय लग जाता है, तो उसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है और ये शीघ्र होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है कर वसूली की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए। कर वसूली की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है कि जो करदाताओं के द्वारा जितना कर का भुगतान किया जाना चाहिए उतने करों का वो उचित समय पर भुगतान नहीं करते हैं और विभाग के द्वारा उनसे कर की राशि को उचित समय पर वसूल करने संबंधी प्रभावपूर्ण कार्रवाई न करने के कारण बरसों तक वो राशि बकाया आती रही है, बरसों तक बकाया रहती है और उसको वसूल करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो ये जो कर की राशि है जो समय पर वसूल नहीं हो पाती, बहुत समय तक पेंडिंग बोलती रहती है, दीर्घ काल तक किसी न किसी कानूनी फेर में फंसने के बाद वो ड्यू चली आती है, इस प्रक्रिया में थोड़ा सुधार होना चाहिए और इस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए कि जो कर की वसूली है जितना देय कर है उसका उचित समय पर उसकी वसूली हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ईमानदार करदाताओं को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ईमानदार कर्मचारियों के प्रोत्साहन की बात तो हमने कही है, साथ ही साथ जो करदाता ईमानदारी से अपने कर का भुगतान प्रतिवर्ष करता है उसको भी सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। पिछले 2-3-4 सालों में हमने देखा है कि ऐसे करदाताओं को विभाग के द्वारा एक सर्टिफिकेट तो ज़रूर भेजा जाता है, ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट और सिल्वर सर्टिफिकेट नाम से एक ईमानदार करदाताओं को आजकल ऐसा सर्टिफिकेट ऑनलाइन भेजे जाने की व्यवस्था पिछले 2-3 सालों में हुई है। लेकिन ऐसे करदाताओं को अगर सार्वजनिक रूप से भी सम्मानित किया जाए तो और जो करदाता हैं उनको भी समय पर कर चुकाने और ईमानदारी से कर चुकाने की प्रेरणा मिलेगी और इसका लाभ विभाग को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा और उनके जो राजस्व वसूली है, कर वसूली है, उसमें और अधिक सुधार होगा। नेक्स्ट है कर प्रणाली को सरल बनाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में जो कर प्रणाली है वो अत्यंत जटिल है। हमारे यहाँ आयकर अधिनियम 1961 लागू है, हर वर्ष उसमें बजट के समय कुछ न कुछ सुधार किया जाता है, लेकिन वो सुधार होते होते ऐसे हो जाते हैं कि वो और जटिल होते जाते हैं। करदाताओं के भी समझ में वो कमी आते हैं और उनको प्रोफेशनल्स की जो है सेवाएं लेने की आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ विभाग को भी अपने यहाँ पर कर्मचारियों की और अधिकारियों की एक बड़ी फौज इनको वसूल करने के लिए और इनको जांचने के लिए लगाई जानी की आवश्यकता होती है। तो उन अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों पर वेतन भत्तों के रूप में भी बहुत अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है, जो कि कर के रूप में वसूली गई जो राशि होती है उसका एक बड़ा भाग इनके वेतन भत्तों में चला जाता है। तो कर प्रणाली में इस प्रकार से सुधार किया जाए कि एक तरफ प्रशासनिक ढांचे में भी हमें बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हो, सरकारी व्यय में भी कमी आए और साथ ही करदाताओं को भी स्वयं वो समझ में आ जाए और उनको बहुत अधिक प्रोफेशनल्स की सेवाएं लेकर के उनको अनावश्यक रूप से राशि भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार से जो हमारी कर प्रणाली है उसको सरल किए जाने की आवश्यकता है। और एक इसमें है नया कर लगाते समय दूरदर्शिता को ध्यान में रखा जाए, यानी अगर हम कोई नया कर लगाते हैं तो उस नए कर लगाने का क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल प्रभाव क्या होंगे, प्रतिकूल प्रभाव क्या होंगे, इनका एक असेसमेंट, इनका एक टेंटेटिव इवैल्यूएशन भी पहले से कर लिया जाना चाहिए ताकि बाद में हड़बड़ी में उस लगाए गए कर को पुनः हटाना ना पड़े या उसमें लगाते ही अनावश्यक सुधार करने की आवश्यकता
ना हो। तो इस प्रकार से कोई भी नया कर लगाते समय उसके जो प्रभाव हैं उनका भी एक पहले असेसमेंट कर लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो इतने सुझाव दिए गए हैं, इनमें से कुछ सुझावों को तो सरकार के द्वारा माना भी गया है, कार्यान्वित भी किया गया है, लेकिन फिर भी उसका जो अनुकूल परिणाम अपेक्षित जितने आने चाहिए उतने नहीं आ पाए हैं। तो इन सुझावों में से अगर और कुछ सुझावों को स्वीकार किया जाए और उनको ईमानदारी से लागू किया जाए तो भविष्य में जो भारतीय प्रत्यक्ष कर प्रणाली है वो देश के आर्थिक विकास को और अधिक गति देगी और गति को और अधिक तेज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करेगी। इसी में एक पॉइंट और है कि विभिन्न प्रत्यक्ष करों में आपसी संबंध क्या है, द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंस डायरेक्ट टैक्सेस। हमने देखा है कि डायरेक्ट टैक्सेस कई प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था। आयकर उसमें महत्वपूर्ण है, उसके अलावा धनकर भी होता है, निगम कर होता है, उसके पहले हमारे देश में व्यय कर लगाए जाते थे, उपार कर था, संपदा शुल्क था, धनकर था, जिनमें से कुछ को हमने समाप्त कर दिया। तो ये जो प्रत्यक्ष कर हैं इनमें से वर्तमान में आयकर और निगम कर ही प्रमुख हैं, लेकिन इनमें आपसी संबंध बहुत होता है। कराधान का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो ये होता है कि नियमित रूप से एवं पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होती रहे, जिससे सरकार के खर्चे बिना किसी व्यवधान के चलते रहें, और जो देश में आधारभूत ढांचा है जिनको बनाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, आर्थिक विकास के लिए जिन पैसों की आवश्यकता होती है वो हमें समय पर मिलते रहें। इसी दृष्टि से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के करों को एक साथ लगाया गया था और कुछ को बाद में समाप्त कर दिया गया था। और इनको इकट्ठा लगाने का एक यही मुख्य कारण है कि आय में निरंतरता बनी रहे और पर्याप्त आय होती रहे। अब सभी प्रकार के जो कर हैं ये एक ही विभाग द्वारा वसूल किए जाते हैं, तो प्रशासनिक खर्चे भी सीमित रहते हैं। अब जो हम विभिन्न प्रकार के कर लगाते हैं उसमें एक हमारा उद्देश्य होता है आर्थिक विषमता को कम करना। तो आर्थिक विषमता को कम करने के लिए या आर्थिक विषमता को रोकने के लिए भी कर लगाया जाता है, और जो अभी आर्थिक विषमता है उसको कम करने के लिए भी कर लगाया जाता है। तो जो आयकर है उस आयकर में जो ऊंची दर से हम आयकर लगाते हैं वो आर्थिक विषमता को तेज गति से बढ़ने से रोकता है, क्योंकि अधिक दर से आयकर लगाएंगे तो जैसे जैसे एक व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक आय कमाएगा तो उसको उसका एक बड़ा भाग कर के रूप में देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि तो आर्थिक विषमता जो बढ़ रही है उसकी गति पर ब्रेक लगेगा। साथ ही वर्तमान में जो आर्थिक विषमता है उसको कम करने के लिए हम धनकर, व्ययकर, उपार कर इस प्रकार के कर लगाते हैं। धनी व्यक्ति है तो उस पर धनकर देना पड़ता है, या जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धनी है और उसको विलासिता पर खर्च कर रहा है तो उस पर हम व्यय कर लगा देते हैं। या अगर कोई व्यय नहीं कर रहा, उपहार में किसी को देता है तो उस पर हम उपहार कर लगा देते हैं। या उपहार में भी नहीं देता तो उसके मृत्यु के बाद जो उसको उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है तो हम उस पर संपदा शुल्क लगा देते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के कर हैं आर्थिक विषमता को बढ़ने से रोकने और जो आर्थिक विषमता है उसमें कमी करने के लिए लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी करों में एक जो रिलेशनशिप है वो गहन उनमें आपसी संबंध होता है। इस प्रकार से भी होने चाहिए टैक्स की बचत हतोत्साहित ना हो। तो बचत हतोत्साहित ना हो तो एक तरफ हम आयकर में बचत करने पर छूट देते हैं एक निर्धारित सीमा तक बचत को प्रोत्साहन करने के लिए, साथ ही हम व्ययकर लगाते हैं तो वो भी एक बचत करने को ही प्रोत्साहित करती है कि आप अगर ऊंची दर से व्ययकर लगाएंगे तो आदमी खर्चा नहीं करेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से सेविंग्स होगी। तो इस प्रकार से बचतों को भी जो है आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कर लगाने में कर वंचना की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक कर की चोरी करते हुए नहीं पकड़ा जाएगा तो दूसरे कर की चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा या तीसरे कर की चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक ढांचा जो है वो पूरा एक ही विभाग करता है सारे करों की वसूली। तो ये आपस में इनके पास जानकारी रहती है और इस प्रकार से विभिन्न कर इनमें आपसी संबंध है। और इसी प्रकार से हम और देखें कि समाज के अधिकांश धनी व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर लगाए जाएं।
क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि समाज के सभी व्यक्ति अधिक आय के कारण ही धनी हों। अगर वो अधिक कमाई के कारण धनी है तो अधिक आयकर देगा। अगर वो अधिक कमाई के कारण धनी नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास पहले से पैसा है, पहले से ही वो धनी है, तो उस पर धन कर लगाया जाता है। अगर हम ये देखते हैं कि वो पहले से धनी है और उसने अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी है तो उपहार कर लगा लिया जाता है। अगर हम देखते हैं कि उसने ट्रांसफ़र भी नहीं करी है तो मृत्यु के पश्चात समता कर लगा लिया जाता है। या वो ये भी नहीं कर रहा, खर्च कर रहा पैसा, तो व्यय कर लगा लिया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न कारणों से व्यक्ति धनवान हो सकता है, तो उस पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाने उचित रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों में बहुत ही गहन संबंध होता है और संपूर्ण कर व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों का एक साथ लगाया जाना आवश्यक और उचित होता है। तो इस प्रकार से सभी प्रत्यक्ष करों में घनिष्ठ संबंध भी होता है। नेक्स्ट फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।